Hello students, this is my lecture number 6th for you for the class 10+1 physics। जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसा ही मेरा नया लेक्चर होगा मैं आपके पास न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, तो आज न्यूमेरिकल पार्ट आपके सामने है। और फिजिक्स में अगर आपने न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल नहीं किए हैं तो इसका मतलब फिजिक्स आपकी इनकम्प्लीट है, आप फिजिक्स के बारे में कुछ भी नहीं समझे हैं अगर आपने न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल नहीं किए हैं। तो आज जो मैं न्यूमेरिकल लेके आया हूँ वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक आप निकाल लें, एक एक न्यूमेरिकल्स को आप समझें, एक एक न्यूमेरिकल्स को आप नोट करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा उसको देखें, आपको वो समझ में आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ डायमेंशंस। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने, इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। देखिए इधर जैसी स्टेटमेंट है वैसा ही मैं लिख रहा हूं, इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ओके, इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का निकालना है। तो आपको पता है कि इस सिंबल को हटा के हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के मान लिया, के इंटू क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, के का निकालना है। ओके, तो के क्या आएगा यहाँ से बताइए? एफ अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। के क्या आ जाएगा? एफ अपॉन वी स्क्वायर। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए आपको क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। और वेलोसिटी का क्या होता है बताइए? एल टी माइनस वन। और इसका स्क्वायर करोगे तो एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू। ओके, टी की पावर माइनस टू से टी की पावर माइनस टू कट जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा। अगर आप इस L को ऊपर लेके जाओगे तो एम एल माइनस वन। तो K का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपके पास वो क्या आ जाएगा? एम एल माइनस वन। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था, सिंपल न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा देखें एक मिनट। इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना किसका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। तो F डिपेंड्स अपॉन वी स्क्वायर और F इजिकल टू के वी स्क्वायर। के क्या है? कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसी का क्या निकालना है आपको? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो के क्या आ जाएगा? F अपॉन वी स्क्वायर। तो F आपके पास क्या है? एम एल टी माइनस टू। और वेलोसिटी क्या होती है? एल टी माइनस वन। स्क्वायर कर दीजिए, एल टू टी की पावर माइनस टू, इससे कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एम एल माइनस वन। तो के का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? एम एल माइनस वन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपना नया न्यूमेरिकल देखते हैं। डायमेंशंस की प्रैक्टिस करें, डायमेंशनल फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें आप। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। देखिए इधर समझिए, अपने माइंड का चेक कीजिए, अपने माइंड को कि माइंड है भी या नहीं है। अपने माइंड का टेस्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने, अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब आप साइंस के लायक हो। ध्यान दे इधर आप। इन द गिवन रिलेशन, एक रिलेशन आपको दी गई है। देखिए इधर ये रिलेशन दी गई है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप इसको डब्लू बोल लीजिए, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। डब्लू बोलते हैं आप इसको, लेकिन यहाँ पर ओमेगा बोलते हैं इसको। आगे बताएंगे इसका मतलब जब आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसको आप डब्लू बोल रहे हैं या ओमेगा बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन दी गई है आपको। इसमें y होता है डिस्प्लेसमेंट, लिखते रहें साथ साथ आप, क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखना मुश्किल होता है। y यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है आपके पास। ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। के भी यहाँ पर कांस्टेंट है जिसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है।
t यहाँ पर टाइम है और x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, x डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा और t यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, a यहाँ पर है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखिए नई नई चीज़ें आप सीख रहे हो, आप उनको याद रखें। हालांकि अभी आपके चैप्टर में इसका यूज है नहीं, आगे जाके आएगा, लेकिन फिर भी याद रखें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा होगा आपने पहले थोड़ा बहुत, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो वाई डिस्प्लेसमेंट है, ए भी डिस्प्लेसमेंट है, ये देखा जाए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये सारे पैरामीटर आपको एग्जाम में गिवन होंगे, टेंशन ना करें आप, ये सारे पैरामीटर आपको दिए मिलेंगे कि वाई क्या है, ए क्या है, ये क्या है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि वाई आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ए भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है और क्या बोलते हैं एक्स भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दो कांस्टेंट है यहाँ पर, ओमेगा और टी। तो क्या करना है आपको, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी, के एक्स, ओमेगा एंड के। तो 5 पैरामीटर्स यहाँ से निकल के आएंगे, तो पांचों का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें इधर एक मिनट के लिए, y इज इक्वल टू ए साइन, देखिए इसकी अल्टरनेट फॉर्म क्या है, इसी न्यूमेरिकल की अल्टरनेट फॉर्म क्या है, देखिए इधर y इज इक्वल टू ए साइन। साइन के बाद क्या आता है, जब बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स 10th में पढ़ा जिन्होंने, पता उनको कि साइन के बाद क्या आएगा, थीटा आएगा। तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्यों, क्योंकि साइन के बाद एंगल आता है, साइन के बाद साइन थीटा है, कोस है तो कोस थीटा है। ठीक है, तो साइन के बाद एंगल आएगा, तो साइन के बाद जो भी टर्म आपके पास है, साइन के बाद जो भी पैरामीटर आपके पास है वो क्या है, थीटा है। तो थीटा क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। लास्ट टाइम जब डायमेंशंस करवाए थे आपको, तो मैंने एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताया था थीटा का। थीटा क्या होता है, एंगल, और एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। आर्क का क्या होता है, एल, रेडियस का भी क्या होता है, एल। तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि एंगल इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल के अंदर ना तो मास होता है, ना लेंथ होता है, ना टाइम होता है। तो एंगल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता था, याद हो आपको, m0 l0 t0। क्यों, क्योंकि एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क की जो डायमेंशन है वो लेंथ की होती हैं, नीचे क्या है, रेडियस, वो भी लेंथ होती है, तो एल से एल कट जाएगा, तो एंगल की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो थीटा किसके बराबर है, बताइए, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो सबसे पहली चीज देखिए कि यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक और हमने न्यूमेरिकल का पार्ट किया था कि लाइक नेचर क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। एक ही नेचर की जो क्वांटिटी है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो थीटा इसके बराबर है, इसका मतलब ये सारा का सारा पैरामीटर क्या है, एंगल है। तो सबसे पहली बात है कि जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है वो भी एंगल के बराबर है, और एंगल का कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। तो इट मीन्स m0 l0 t0। तो ये मेरे ख्याल से पहला रिजल्ट आपको समझ में आ गया होगा कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इट इज इक्वल टू m0 l0 t0। ओके, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या होगा, m0 l0 t0। ओके, अब सेकंड देखें इधर। अब इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर है ओमेगा टी के और थीटा इक्वल्स टू के एक्स। ओके, इसी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंड थीटा इज इक्वल टू के एक्स। जिस तरह से लास्ट टाइम बताया था मैंने, आपको याद हो जब न्यूमेरिकल्स किए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब v u के बराबर भी है और v किसके बराबर है, ए टी के बराबर भी है। सिमिलरली थीटा ओमेगा टी के बराबर भी है और थीटा के एक्स के बराबर भी है। ओके, क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी।
ओमेगा टी किसके बराबर है, थीटा के, तो सीधी सी बात है इसका भी क्या होगा बताइए, m0 L0 T0। तो ओमेगा टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, m0 L0 T0। ओके, अब kx पे आ जाइए, थीटा kx के बराबर भी है, इसका मतलब kx का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, m0 L0 T0। तो मेरे ख्याल से तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, kx का भी क्या होगा, m0 L0 T0। ओके, उसके बाद हमारे पास दो रह गए हैं, ओमेगा और के। देखते हैं कैसे निकालेंगे। जहाँ भी दिक्कत तो वीडियो को रिवाइंड करें, आप दोबारा देखें। थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के, लेकिन अब की बार हमें किसका निकालना है, ओमेगा का निकालना है। तो ओमेगा यहाँ से निकालें, ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, थीटा बाई टी। ओके, कैसे निकालेंगे, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, m0 L0 T0, और टाइम का क्या होता है, टाइम का t, ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा बताइए, m0 L0 t की पावर -1, ये t की पावर 1 है, ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ओमेगा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा बताइए, m0 L0 t-1, या सिंपली आप लिख सकते हो t-1, एक ही बात है, सिंपली t-1 लिख लो या फिर m0 L0 t-1 लिख लीजिएगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज, बोलो क्या रह गया, k रह गया। बताइए k का कैसे निकालेंगे, थीटा किसके बराबर है, kx के, तो यहाँ से हम निकाल लें k, तो व्हाट इज k, थीटा बाई x। ओके, बताइए थीटा क्या होता है, थीटा का m0 L0 T0, और x क्या थी, लेंथ, तो इसका क्या आ जाएगा, l हो जाएगा। तो ऊपर ले जाएं आप इसको, तो क्या आएगा, m0 L की पावर -1 T0। तो लास्ट था आपके पास ये k, क्या हो जाएगा, m0 L-1 T0। ओके, तो ये आपके पास 5 फॉर्मूले थे, ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशनलेस m0 L0 T0, ओमेगा टी डायमेंशनलेस m0 L0 T0, के एक्स क्या है, डायमेंशनलेस m0 L0 T0, ओमेगा और के, थीटा किसके बराबर, ओमेगा टी के। तो यहाँ से अगर ओमेगा निकालेंगे तो थीटा बाई टी, तो टी की पावर -1 आ जाएगी। थीटा किसके बराबर है, के एक्स के, तो के क्या आ जाएगा, थीटा बाई एक्स, थीटा बाई एक्स, एक्स क्या है, एल, ऊपर ले जाओ, तो m0 L-1 T0। तो यहाँ से हम पांचों के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। 2-3 सेकंड का हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से 2 न्यूमेरिकल आपके पास लेके आता हूँ। वेलकम वंस अगेन आफ्टर द ब्रेक। और अब की बार भी मैं आपके पास 2 और न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट करें, देखें 1 मिनट के लिए। जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, 2 तो हम कर चुके हैं, 3 देखिए इधर। इन द गिवन वैन डर वाल्स इक्वेशन, आप केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए आप, इन द गिवन वैन डर वाल्स इक्वेशन P + A/V², ब्रैकेट में v - b = RT, सारा पता है आपको। P यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, A कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है, B कांस्टेंट है, R होता है गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर है। ओके, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। इस पूरी इक्वेशन में हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना A का और B का। ध्यान रखें कि P यहाँ पर प्रेशर है और V यहाँ पर वॉल्यूम है, एंड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। तो देखते हैं कैसे करेंगे, देखिएगा। ये जो आपका न्यूमेरिकल है, ये किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि लाइक नेचर क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो देखते हैं कैसे करेंगे। प्रेशर में क्या ऐड किया गया है, देखिए इधर, प्रेशर में क्या ऐड किया गया है, A/V²। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, फिर बता रहा हूँ, फिजिक्स कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमें मैथमेटिक्स से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हम प्रेशर के अंदर प्रेशर को ही जोड़ सकते हैं।
मैंने कल ही बताया था कि 2 मीटर के अंदर हम मीटर ही जोड़ सकते हैं, डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ सकते हैं, हम प्रेशर के अंदर प्रेशर ही जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो A/V² है वो भी किसके बराबर है बताइए, प्रेशर के ही बराबर है। तो कैसे हम लिखेंगे कि P = A/V²। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि P + A/V² था तो इधर जाके माइनस क्यों नहीं हुआ। बेटा हम मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसकी जो यूनिट्स होंगी वो प्रेशर के ही बराबर होंगी। यानी कि प्रेशर के अंदर अगर आप प्रेशर को ऐड करोगे तो प्रेशर के ही बराबर होगा। ओके, इसका मतलब A/V² कहीं ना कहीं किसके बराबर है, प्रेशर के ही बराबर है। और आपको यहाँ से A का जो कांस्टेंट है यहाँ पर A का क्या निकालना है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर P = है A/V² के तो A क्या आ जाएगा बताइए, PV² आ जाएगा। ओके, P किसके बराबर था, A/V² के, तो A क्या आ जाएगा, PV²। अब प्रेशर का फॉर्मूला पता है आपको, वॉल्यूम का पता है, उनकी वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें। प्रेशर का हालांकि मैं बता देता हूँ दोबारा आपको, देखिए इधर बेटा याद करें फॉर्मूले। प्रेशर क्या होता था, फोर्स बाई एरिया। क्या होता है फोर्स का, mLT-2, और एरिया क्या होता है, L²। L से क्या कट जाएगा, L। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mL-1T-2। ये डायरेक्ट याद रखिए आप, बार बार मत करें फोर्स बाई एरिया, बहुत दिन हो जाते हैं आपको, याद करें आप। प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, mLT-2/L²। तो mL-1T-2। तो एरिया हम A की बात कर रहे हैं, तो A क्या है, PV²। व्हाट इज P, mL-1T-2। ये तो हो जाएगा प्रेशर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि L⁻3। और वॉल्यूम का स्क्वायर है तो L की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है A का, वो क्या हो जाएगा बताएं, M। ओके, L की पावर -1 है, यहाँ पर क्या है 6, तो L की पावर क्या हो जाएगी 5, और T की पावर -2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, A का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखें एक बार, ये गिवन जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है, इसके अंदर आपको 2 फॉर्मूले निकालने हैं, A का और B का। तो सबसे पहला जो हमें इस पूरी इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें A से और B से मतलब है। तो A कैसे निकालें और B कैसे निकालें। ओके, तो P + A/V², V - B = RT। P क्या था, प्रेशर, और V क्या था, वॉल्यूम। हम पहले पैरामीटर को उठा रहे हैं, यहाँ से उठा लिया हमने, प्रेशर के अंदर इसको ऐड किया गया। और आपको पता है कि एक ही नेचर की क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो A/V² है वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर के ही बराबर है। तो यहाँ से A निकाल दो बस, तो A क्या आ जाएगा, PV²। प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम का पता होना चाहिए, दोनों को सोल्व करोगे तो A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, mL5T⁻²। ओके, अब B का देखें आप। अब कई बच्चे कहते हैं सर रुक जाओ, बोर्ड इरेज कर दिया आपने, बोर्ड पे सारा साफ कर दिया, लिखना था मेरे को। यहाँ पे तो आपके लिए बहुत फैसिलिटी है, आप इसको रिवाइंड करें, देखिए आप इसको, देखिए इधर। अब B की बात करें, V में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है बताइए, V में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, B। इसका मतलब B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। ओके, तो V में से B को सब्ट्रैक्ट किया गया, एक ही नेचर की क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में से मीटर क्यूब ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसका मतलब B भी मीटर क्यूब है, इसका मतलब तो B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होगा, V के, और वॉल्यूम क्या होता है, L⁻3। तो B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, L⁻3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें 4th न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिए इधर। देखिए इधर जो आपका 4th वन है वो क्या कहता है कि एनर्जी E आपको गिवन है
b माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए टी। ओके, एनर्जी क्या गिवन है आपको, b माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए टी, ई फॉर एनर्जी, x फॉर डिस्टेंस, t फॉर टाइम। ये सारे पैरामीटर आपको गिवन मिलेंगे, आप टेंशन ना करें इस चीज़ की, सारी चीज़ें आपको दी मिलेंगी एग्जाम में कि E यहाँ पर एनर्जी है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आपको a इंटू बी का। किसका निकालना है, a इंटू बी का। पहले a का निकालो, फिर b का निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए इधर बताएं, कौन सा बच्चा बताएगा मेरे को। E क्या दिया हुआ है, b माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए टी। व्हाट इज ई, एनर्जी। लिख लीजिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ml2t माइनस 2। x क्या होता है, लेंथ, पता है आपको। t क्या है, टाइम, पता है आपको। ये सारे फॉर्मूले याद होंगे तो आधा न्यूमेरिकल तो अपने आप आसान हो जाएगा आपके लिए। और b और a क्या है, कांस्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको गिवन मिलेंगी। b और a क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों का निकालो फार्मूला, a का भी और b का भी, और दोनों को बाद में मल्टीप्लाई करें आप। अब देखिए इधर कैसे निकालेंगे a का और b का। सबसे पहले यहाँ पर आए आप, सबसे पहले यहाँ पे आए आप। b में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, फिर वही बात आ गई है, एक्स स्क्र। तो इसका मतलब b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा, एक्स स्क्र के बराबर होगा। ओके, b में से एक्स स्क्र को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसका मतलब अगर एक्स स्क्र क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब b भी क्या है आपके पास, मीटर स्क्वायर। क्योंकि लाइक नेचर जो क्वांटिटीज हैं उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी को हम ऐड कर सकते हैं। तो b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि l की पावर 2। ओके, तो एक आपको कंफर्म हो गया है कि b किसके बराबर है, l की पावर 2 के। ओके, आगे चलें। तो एनर्जी क्या आ जाएगी बताइए, व्हाट इज b, l स्क्वायर। व्हाट इज x, l स्क्वायर। l स्क्वायर में से l स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, l स्क्वायर आएगा। अब कई बच्चे कहेंगे जीरो क्यों नहीं आया। लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो मेजर्ड क्वांटिटी हैं वो जीरो में नहीं होती हैं। यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 0 किलोमीटर है, तो वो जीरो में हम सपोज नहीं करते हैं। तो लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट करें या लेंथ में से लेंथ को हम ऐड करें तो वो क्या आएगी, लेंथ ही आएगी। वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करें, फोर्स में फोर्स को ऐड करें, वॉल्यूम में वॉल्यूम को ऐड करें तो वो सेम ही आएगा, वॉल्यूम ही आएगा। या सब्ट्रैक्ट करें तब भी क्या आएगा, वॉल्यूम ही आएगा। तो लेंथ के पावर 2, b का मतलब क्या होता है, एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर में से अगर एल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर ही आएगा। अब क्या निकालना रह गया, a निकालना रह गया, बस कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा। बोलो, ए टी इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, एल स्क्वायर बाई ई। नहीं, ए टी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा। और किसका निकालना, a का निकालना, टी नीचे आ जाएगा, ये टी। तो इसको आप सॉल्व करें तो एल स्क्वायर का तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ई का क्या होगा, ई का एनर्जी का क्या होता है, ये एनर्जी का क्या होगा, ml2t माइनस 2। किसका है ये, एनर्जी का। और t फॉर टाइम, ये टाइम का। सॉल्व करें इसको, m को ऊपर ले जाएं, m की पावर -1, l की पावर 2 से l की पावर 2 कट जाएगा। ओके, t की पावर -2 है, ये t की पावर क्या है 1, क्या बचेगा, t की पावर -1 बच जाएगा, ये नीचे ऊपर आ जाएगा t की पावर +1। तो ये किसका आ जाएगा, a का आ जाएगा। मैथमेटिक्स पे ध्यान दें, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप ध्यान दें। और इतना सिंपल मैथमेटिक्स है ये, इसमें जो बच्चे मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखें इधर एक मिनट के लिए, तो a आपके पास क्या बचेगा, फिर देखिए इसको, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एल स्क्वायर, तो e क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन ए टी। तो इसको इधर ले जाओ आप, तो a क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन ई टी। एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर है, एनर्जी का क्या होता है, ml2t माइनस 2, और इंटू क्या है t। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, m को ऊपर लेके जाओगे तो m की पावर -1 हो जाएगा, t को इसको -2 है, ये +1 है, t की पावर -1 आ जाएगी, ऊपर प्लस हो जाएगी, तो m की पावर -1 इंटू टी, ये किसका आ जाएगा, a का आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, देखें इधर, बट हेयर वी हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी। तो a इंटू बी का निकाल दो बस।
अगर एग्जाम में आए ए का निकालो तो ये आंसर है, अगर कहते हैं कि बी का निकालो तो ये आंसर है, अगर कहें कि दोनों की मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो जो भी है वो उसका अलग आंसर आएगा। तो a इंटू बी क्या आएगा बताइए, व्हाट इज ए क्या है m-1t और b क्या है l की पावर 2। ज़्यादा अच्छा करना हो तो पहले मास लिखो, फिर लेंथ लिख लो, फिर टाइम लिख लीजिए, इसकी पावर 1 लिख लो। तो a इंटू बी। तो ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल था, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से लेता हूँ ब्रेक, 1-2 सेकंड का, 3 सेकंड का, आप तब तक रेस्ट करें और अभी मिलते हैं जस्ट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Welcome once again students. Let us start with 2 more numericals. The fifth one is when 1 meter, 1 kg, 1 minute are taken as the fundamental units. Okay. When 1 meter, 1 kg and 1 minutes are taken as the fundamental units, the magnitude of the force is 36 unit. जब हमारे पास 1 मीटर हो लेंथ की यूनिट, 1 किलोग्राम मास की यूनिट और 1 मिनट टाइम की यूनिट हो, तो जो वैल्यू आती है फोर्स की वो 36 यूनिट आती है। न्यूटन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो 36 यूनिट ही आपको लिखना पड़ेगा। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। जब ये पैरामीटर आपको दे रखे हैं तो इस पैरामीटर को लेके चलना है और वैल्यू निकालनी है फोर्स की इन सीजीएस सिस्टम। तो अब मैंने आपको बताए थे 2 रिजल्ट्स, तो 2 रिजल्ट्स कौन कौन से थे? एक तो था N1U1 इज इक्वल टू N2U2 और दूसरा N2 जो हमारे पास था N2 वो क्या था N1, याद है आपको, M1/M2 इसकी पावर A, L1/L2 इसकी पावर B और T1/T2 इसकी पावर C। ओके, अब N1 कितना दिया हुआ है? 36 न्यूटन नहीं दिया हुआ है, तो आप जो दिया हुआ वही लिखेंगे, आप यूनिट लिखा हुआ है यूनिट्स। तो 36 यूनिट को कन्वर्ट करना है, 36 यूनिट को कन्वर्ट करना है किस सिस्टम में? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। याद हो आपको, ये हमने एसआई लिया था और ये सीजीएस लिया था। ओके, अपर पैरामीटर किसके थे? एसआई के। नीचे किसके थे? सीजीएस के। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसको कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो, जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है, तो अपर पैरामीटर तो कौन सा है? जो गिवन है, और जिसमें कन्वर्ट करना वो नीचे आ जाएगा। वैसे भी नीचे कौन सा होता है? नीचे कौन सा होता है? सीजीएस। और कन्वर्ट भी किस में करना है? सीजीएस में। इसका मतलब नीचे वाले सारे पैरामीटर किसके होंगे? सीजीएस के। ऊपर वाले पैरामीटर किसके होंगे? जो गिवन है। क्या गिवन है? 1 मीटर, 1 kg एंड 1 मिनट। फिर देखिए, अगर एसआई सिस्टम दिया होता, अगर एसआई को कन्वर्ट करना होता सीजीएस में, तो ऊपर आएगा एसआई, नीचे आएगा सीजीएस। ओके, अगर एसआई सिस्टम को कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में, तो ऊपर आएगा एसआई, नीचे आएगा न्यू सिस्टम। ओके, अगर न्यू सिस्टम को करना है सीजीएस में, तो ऊपर आएगा न्यू सिस्टम, नीचे आएगा सीजीएस सिस्टम। तो इसमें यही क्वेश्चन है कि ऊपर तो दे रखा है न्यू सिस्टम और नीचे का है क्या है? कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस में। तो नीचे वाले पैरामीटर किसके आएंगे? सीजीएस के आएंगे। ओके, तो 36 यूनिट को कन्वर्ट करना है, N2 तो निकालना है आपको। क्या निकालना है? N2 यहाँ से आएगा, आपको पता है, और यूनिट का पता ही नहीं। जब यहाँ की यूनिट का नहीं पता तो यहाँ कैसे पता लग जाएगा? तो क्या लिखोगे आप? न्यू यूनिट्स। अगर यूनिट्स का नहीं पता हो तो क्या लिखते हैं? न्यू यूनिट्स। ओके, और N2 आपका यहाँ से आ जाएगा। कैसे आएगा बताओ मेरे को आप? तो N2 इज इक्वल टू व्हाट इज N1? व्हाट इज N1? 36। ओके, M1/M2, आगे बोलें L1/L2 और T1/T2। इस न्यूमेरिकल में ये बताएं कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? फोर्स की बात हो रही है। तो इस न्यूमेरिकल में हम फोर्स की बात कर रहे हैं, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बताइए? mLT-2। ओके, तो m की पावर 1,
L की पावर 1 और T की पावर -2। तो MLT -2। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मेरा यूट्यूब चैनल, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो पहले 2 लेक्चर हैं वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर देखने का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आपने वो पहले 2 देख लिए होंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको अटेंड करने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप यहाँ से क्विट करें, आप उनको देखें पहले और फिर यहाँ पर आएँ, तभी ये समझ में आएगा आपको। और इसके ऊपर जो हमने न्यूमेरिकल पहले बताए थे, एक बार दोबारा उसके ऊपर जाएँ, यानी कि कन्वर्जन के जो न्यूमेरिकल थे वन सिस्टम इनटू नेक्स्ट सिस्टम, उसके न्यूमेरिकल आप दोबारा देखें और उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको ये। तो रिवाइंड कीजिए, वहाँ पर जाएं, दोबारा उसको देखें आप। तो N2 इज इक्वल टू क्या आएगा 36, N2 इज इक्वल टू 36 M1 बाई M2 की पावर 1, L1 बाई L2 की पावर 1 और T1 बाई T2 की पावर -2। आगे देखें कैसे करेंगे, बताओ आप इसको। मैंने क्या बताया था कि अपर सिस्टम तो क्या है, गिवन है, और नीचे वाला क्या है जिसमें कन्वर्ट करना है, नीचे वाला कौन सा है, CGS। तो गिवन क्या है बताइए, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम ही गिवन है। लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर, मीटर ही गिवन है। क्या होती है टाइम की, सेकंड, लेकिन सेकंड गिवन नहीं है, क्या गिवन है, मिनट, यानी कि 60 सेकंड। ओके, और कन्वर्ट किस में करना है, CGS में। तो लोअर पैरामीटर किसके होंगे, CGS के होंगे। तो मास की यूनिट क्या होती है CGS में, ग्राम, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, और टाइम क्या होती है, सेकंड होती है। ओके, आगे देखें आप। N2 इज इक्वल टू 36, 1 किलोग्राम है 1000 ग्राम, इसकी पावर 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1, और 60 सेकंड बाई सेकंड, इसकी पावर -2। ये कट जाएगा आपका, तो क्या आएगा बताइए, N2 इज इक्वल टू 36 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 60 की पावर -2, नीचे ले जाइए आप, 1/60 इंटू 60, -2 को नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा, 60 है, 60 को नीचे ले जाएं तो क्या आ जाएगा बताइए, प्लस आ जाएगा। इस तरह से 1/a है, तो a की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो 60 की पावर -2 है, तो इसका मतलब 1/60 की पावर 2 हो जाएगी आपके पास ही। तो सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 इंटू 6 36, 36 से क्या कट जाएगा, 36। तो N2 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3। ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा सिर्फ कितना, ये 10 की पावर 3। और N2 की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें तो क्या आएगा बताइए आप, 36 जो आपकी यूनिट्स थी वो 10 की पावर 3 न्यू यूनिट्स के बराबर होंगी, यानी कि जो N2 की वैल्यू है वो क्या आएगी, 10 की पावर 3 आएगी। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। पहले आप क्या लिखोगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 लिखोगे, फिर इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल दोगे, N2 निकाल दोगे। N2 कैसे निकालेंगे, N1 अपर पैरामीटर किसके होंगे, जो गिवन है यहाँ पर, लोअर किसके होंगे, जो जिसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसमें करना है, CGS में। तो ये अपर पैरामीटर, ये लोअर पैरामीटर, आप इनको सॉल्व करें, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर। 60 सेकंड क्यों है, क्योंकि मिनट है यहाँ पर, इस सेकंड कट जाएगा, और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपके, 100 सेंटीमीटर होते हैं, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके पास, ये कट जाएगा। तो 36 इंटू 1000 इंटू 100, और 60 की पावर -2 थी, नीचे ले जाइएगा, ठीक है। तो 1/60 इंटू क्या आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 न्यू यूनिट्स आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा करो तो आप इसको डाइन लिख सकते हो, डाइन, क्योंकि CGS में जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है, डाइन होती है। लेकिन अगर शुरू में गिवन नहीं है तो आप बाद में भी ना लिखें, अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 की पावर 3 न्यू यूनिट्स, ये आपका बेस्ट आंसर होगा।
तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए। सिक्स्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन। ये जो गिवन रिलेशन दी गई है इसको चेक करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और रिलेशन ये मैं लिख रहा हूँ अलग से, देखिए इधर v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r। ओके, यहाँ पर सारे पैरामीटर आपको गिवन है कि v वेलोसिटी है, m मास है, r रेडियस है और g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा आपने 9th में, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। तो वहाँ से आप g निकाल सकते हो। और g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी गिवन है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्जाम में ये गिवन मिले। आपको g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखते हैं g का फॉर्मूला? हम जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F क्या होता है बताइए? जी m1 m2/r²। यहाँ से अगर आप g निकालोगे g तो क्या आएगा? Fr²/m1 इंटू m2। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? mlt-2। r² का क्या होता है? l²। r क्या है? रेडियस, डिस्टेंस है, क्या होगी? लेंथ। दोनों मास हैं तो मास का क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा आपके पास। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? m-1 l3t-2। तो यहाँ से आप g का फॉर्मूला याद रखिए। जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में गिवन हो, आपको खुद भी सॉल्व करना पड़ सकता है। कहाँ से सॉल्व करोगे? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जी m1 m2/r²। तो g क्या आएगा? Fr²/this। फोर्स का पता है, डिस्टेंस का पता है, मास का पता है। अगर आपको सॉल्व करोगे तो m-1 l3t-2। अब क्या करना है आपको कि चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है बताइए? v के। और v क्या है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का पता है आपको क्या होता है? lt-1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आइए राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड क्या है बताइए? रूट ऑफ 2gm/r। वैल्यू पुट करें आप। जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स हैं उन सभी की वैल्यू पुट करें आप। 2 तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन 2 की नहीं होती है। g का ये फॉर्मूला पता है आपको? m-1 l3t-2। ओके, g का हो गया, ये g का हो गया। उसके बाद क्या है? मास। मास के लिए m आ जाएगा। नीचे आ जाइए r। रेडियस क्या होता है? l होता है। ओके, m-1 से m+1 कट जाएगा आपके पास। एक l से एक l कट जाएगा, l की पावर 2 रह जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास? बोलो क्या बचेगा? l की पावर 2 और t की पावर -2। t की पावर -2 को नीचे लेके आओगे तो t की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए? सॉरी, l²/t²। अगर इसका रूट हटाओगे तो क्या बचेगा? l/t। तो क्या बचेगा? lt-1, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखें राइट हैंड साइड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रूट ऑफ 2gm/r। 2 को हटाना, लिखना नहीं 2 को। तो g का क्या होता है? -1 l2t की पावर -2 m। और रेडियस का क्या होगा? l होगा। m-1 से m+1 कट जाएगा, l से l कट जाएगा तो l की पावर 3 थी, यहाँ पर 2 रह जाएगी। l की पावर 2, t की पावर -2। तो t की पावर -2 को नीचे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा आपके पास। ये यहाँ पर l की पावर 3 थी, ध्यान रखना, पहले बता चुके हैं। एक l से एक l कट जाएगा, ठीक है, तो l की पावर 2 रह जाएगा आपके पास। तो इसका रूट हटाओगे तो l/t हो जाएगा। यहाँ पे लेके आओगे तो lt-1 हो जाएगा। ओके, और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। किसका था ये न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल था आपका चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, कि गिवन रिलेशन जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर था 6th।
थोड़ा सा और ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लास्ट जो इसका सेशन होगा, जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल होंगे उनके साथ मैं आपके पास आऊँगा। तो सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। So welcome back students, and we have a last session of numerical, this time numerical number 7th and numerical number 8th। तो देखते हैं 7th क्या कहता है और 8th क्या कहता है। 7th जो numerical जो है आपका डायमेंशंस के लास्ट यूज के ऊपर बेस्ड है कि हाउ वी कैन डिराइव ए फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल ग्राउंड। तो देखिए कैसे हम बताया लास्ट टाइम, कैसे आपको बताया था, देखिए 1 मिनट के लिए, कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सारे पैरामीटर आपको गिवन मिलेंगे ये, ओके। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ पे, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ पे, डिपेंड करती है टेंशन पे। टेंशन का मतलब होता है फोर्स, ओके। तो एग्जाम में टेंशन आ जाए, थ्रस्ट आ जाए तो किसके बराबर है वो? फोर्स के बराबर है। डिपेंड करती है एम पे, लेकिन पढ़े ध्यान से, एग्जाम में ध्यान से पढ़े कि एम है क्या। अगर नहीं पढ़ोगे तो एम मास लिख के आ जाओगे या फिर मीटर लिख के आ जाओगे, लेकिन गिवन जो न्यूमेरिकल है उसमें लिखा हुआ है कि एम यहाँ पर मास बाई लेंथ है, ओके। लीनियर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। लेकिन मास का कंपैरिजन अगर हम लेंथ के साथ करें तो ऐसी डेंसिटी को हम बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। अगर मास का कंपैरिजन करें एरिया के साथ तो एरियल डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम के साथ क्यूबिकल डेंसिटी हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़ें। कई बच्चे इसको कहते हैं कि ये वेलोसिटी गिवन है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ पे, एल पे, टेंशन पे यानी कि फोर्स पे, और एम पे यानी कि मास बाई लेंथ पे। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है, किसके लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट टाइम कैसे बताया था, याद होगा आपको। अगर याद नहीं है तो उस वीडियो को दोबारा देखें और आप समझ जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो जरूरत है आपको, किस चीज़ की जरूरत है बताइए? इनके डायमेंशनल फॉर्मूले की। फ्रीक्वेंसी होता है, पढ़ चुके हो 9th-10th में, 1/टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? T⁻⁻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 ⁻
टी यहाँ पर टाइम नहीं है, ध्यान दें आप। टी क्या गिवन था यहाँ पर, टेंशन यानी कि फोर्स, और फोर्स का क्या होता है बताएं, mlt-2, और m यहाँ पर क्या है, मास बाई लेंथ यानी कि ml-1। ओके, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले। तो बताइए कैसे बताया था मैंने आपको, सबसे पहले आप इनको कंबाइन करोगे L-T-M। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, क्या लिखोगे, इनका डायमेंशंस। मान लो L की पावर A है, T की पावर B है, M की पावर C है, इक्वेशन नंबर 1 दोगे आप इसको। ओके, फिर क्या बताया था कि दोनों साइड्स का क्या निकालोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है बताओ, T की पावर -1, इधर आ जाओ L की पावर A, T टाइम नहीं है, फिर बता रहा हूँ, T का मतलब mlt-2, इसकी पावर B, और M क्या है, ml-1, M आपके पास है ml-1, इसकी पावर C। अगले स्टेप में क्या बताया था आपको कि मास को अलग करना है, लेंथ को अलग करना है, और टाइम को अलग करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। देखो इधर मास की पावर 0 है, यहाँ पर लेंथ की पावर 0 है, T की पावर -1 है। इधर आए, इधर मास की पावर ये कितनी है, B, ये कितनी है, C, तो मास की पावर B + C। ओके, इधर आए, लेंथ की पावर A, लेंथ की पावर B, लेंथ की पावर -C, तो क्या हो जाएगा, लेंथ की पावर A, लेंथ की पावर B, और लेंथ की पावर -C। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है।
टाइम की बात करें तो टाइम की पावर कितनी है -2b, तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी -2b हो जाएगी। तो फिर देखें दोबारा कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ पे, टेंशन पे और मास बाई लेंथ पे। तो पहले स्टेप में इनको कंबाइन करोगे आप, L की पावर a, T की पावर b, m की पावर c। ओके, अगले स्टेप में क्या निकालोगे, दोनों साइड्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, T की पावर -1, L का L हो जाएगा, टेंशन का क्या होता है MLT -2 की पावर b, और मास नहीं है यहाँ पर, क्या है मास बाई लेंथ है ये, तो ML -1 की पावर c हो जाएगा। फिर क्या था कि तीनों को अलग करना है, मास को भी, लेंथ को भी, टाइम को भी। मास यहाँ पर नहीं है, m0 L0 T की पावर -1, यहाँ पर मास, यहाँ पर भी मास है, ये भी मास है, मास की पावर यहाँ b है, यहाँ पर मास की पावर क्या है c, तो m की पावर क्या हो जाएगी b + c। लेंथ की पावर यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है -c, तो a + b -c, और टाइम की पावर क्या है -2b। उसके बाद क्या बताया था मैंने, कंपेयर्स द पावर ऑफ a, b एंड c। ठीक है, आपको पावर्स कंपेयर करनी है, सॉरी, कंपेयर द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, नॉट ABC। कंपेयर द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर कंपेयर करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मास की पावर b + c है और यहाँ पर क्या है 0, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि b + c = 0। ओके, यहाँ पर कितनी पावर है मास की, b + c, यहाँ पर क्या है 0, तो b + c = 0। लेंथ की पावर क्या है बताइए, a + b - c, a + b - c, और यहाँ पर क्या है लेंथ की पावर 0 = 0। टाइम की पावर क्या है -2b और यहाँ पर क्या है -1, तो इसका मतलब -2b = -1। फिर देखें, यहाँ पर जो मास की पावर है वो b + c है और यहाँ पर 0 है, तो b + c = 0। लेंथ की पावर a + b - c, यहाँ पर कितनी है 0, तो a + b - c = 0। टाइम की पावर -2b है, यहाँ पर -1 है, तो -2b = -1। तो सबसे पहले यहाँ पर आप b निकाल लो, 2b 1 है, तो b कितना आ जाएगा 1/2। तो एक आपके पास आंसर आ गया है b का। a और b और निकालना है आपको, और जैसे ही a और b आपके पास आएगा उसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू आपको निकालनी है, a की भी, b की भी और c की भी। ओके, b आपके पास आ गई है, b की वैल्यू को यहाँ पुट करो आप, b की वैल्यू को यहाँ पुट करो, बताओ क्या आएगा, व्हाट इज b, हाफ + c = 0। इधर ले जाओ तो c = क्या आ जाएगा -1/2, तो c भी आ गया आपके पास, b भी आ गया, c भी आ गया। अब a यहाँ से लेके आएंगे, बोलो कैसे आएगा, a + b - c किसके बराबर है 0 के। b की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, a तो एज इट इज, b की वैल्यू क्या है हाफ, b की वैल्यू हाफ है, c की वैल्यू क्या है बताइए, c की वैल्यू -हाफ, माइनस क्या हो जाएगा +हाफ = 0। हाफ + हाफ कितना होता है 1, तो a + 1 = 0। उधर ले जाओ 1 को, तो a = क्या आ जाएगा -1। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है। लास्ट स्टेप क्या बताया था आपको, बताइए कि तीनों की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 के अंदर करें पुट आप, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। तो फ्रीक्वेंसी नॉट वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन L की पावर a, व्हाट इज a -1, T की पावर b, व्हाट इज b हाफ, m की पावर c क्या है -हाफ। ओके, और फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, बताइए L की पावर -1 का मतलब 1/L नीचे आ जाएगा, यहाँ पर T की पावर 1/2 और ये माइनस है तो नीचे आ जाएगा m की पावर 1/2। और मैंने क्या बताया था, आप इसको लिख सकते हो 1/L, ये T की पावर 1/2 है, m की पावर 1/2, इसका मतलब रूट आ जाएगा T/m का। यहाँ पे छोड़ना चाहो यहाँ छोड़ दीजिए, और ज़्यादा इसको अच्छा करना है आपको तो क्या करेंगे, इसको अच्छा करना है तो जो फ्रीक्वेंसी है इसको हटा के क्या लगाओगे कांस्टेंट, तो ν = k/L
रूट ऑफ क्या होगा T/m। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 7th है आपका। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी K/L रूट ऑफ T/m। अब देखिए आज का लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद फ्री करते हैं आपको, ठीक है। ये लास्ट न्यूमेरिकल है और ये भी एक करेक्टनेस का न्यूमेरिकल है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इस न्यूमेरिकल को आप रिपीट करें, एक दो बार जरूर देखें। देखिए इधर अब आते हैं लास्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। आज का जो लास्ट न्यूमेरिकल है देखते हैं, उसके बाद आप रेस्ट करें, सारे काम को आप रिवाइज करें, बार बार रिपीट करें। जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी, उतना सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए और फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर भी करेक्टनेस की बात करेंगे। चेक करना है आपको कि रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। h दिया हुआ है, देखिए इधर h दिया हुआ है आपके पास 2s cos थीटा अपॉन r स्क्वायर रो g, ये पैरामीटर आपको दिया हुआ है और ये चेक करना है कि जो गिवन आपके पास इक्वेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए h यहाँ पर हाइट गिवन है, ओके। और हाइट का आपको पता है कि हाइट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L होता है, ओके बेटा। सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे। आप तो रफ साइड पे आप लिख लिया करो, एक तरफ आप लिख लिया करो कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब आ जाए एस के ऊपर। एस तो हाइट है, समझ में आ गया आपको। एस यहाँ पर क्या गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है। पहले जो हमने 2 मिनट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें टेंशन थी, यहाँ पर सरफेस टेंशन है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो गए आप सरफेस टेंशन, और उसका फॉर्मूला भी गिवन है फोर्स बाय लेंथ। तो सेकंड आपके पास एस है और एस क्या होती है, सरफेस टेंशन है। ये गिवन है आपको फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है फोर्स का बताइए, mLT-2 और लेंथ का क्या होता है L। हालांकि आगे जो फिजिक्स आप पढ़ोगे उसमें ये आएगा, तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठोगे इसका फॉर्मूला आपको गिवन नहीं मिलेगा, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स में आपके आगे भी सिलेबस में आएगा ये सरफेस टेंशन, तो वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। तब तक आप इसको याद रखें कि क्या होता है फॉर्मूला इसका, लेकिन जब आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो फिलहाल के लिए आप याद रखें फॉर द टाइमिंग कि जो सरफेस टेंशन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। टेंशन तो फोर्स होती है, लेकिन जो सरफेस टेंशन है वो क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ होती है। तो mLT-2/L, L से L कट जाएगा तो क्या आ जाएगा MT-2। तो S का फॉर्मूला भी आपके पास आ गया है। एंगल का पता ही है आपको, एंगल डायमेंशनलेस होता है, cos थीटा हो, sin थीटा हो, टेंजेंट थीटा हो, M0 L0 T0 होता है। R का मतलब क्या होता है, लेंथ, तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा L स्क्वायर। रो यहाँ पर गिवन है डेंसिटी, H का पता लग गया, S का पता लग गया, cos थीटा का, R का। डेंसिटी का बता चुके हैं पहले भी आपको, मास बाय वॉल्यूम होता है। मास का तो m होता है, वॉल्यूम का l की पावर 3 होता है। ऊपर लेके जाओगे तो ml-3 हो जाएगा, ओके। और g आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन कोई भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, सिंपल एक्सेलरेशन हो, फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है LT-2। तो इन फॉर्मूलेज को हम लेके चलेंगे और चेक करेंगे कि जो गिवन रिलेशन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखें इधर सबसे पहले हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास h, और h का मतलब L, इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है एग्जाम के अंदर। कहीं आप दोनों का बराबर पुट करके लिख दो डायमेंशन, जैसे नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड का अलग से सॉल्व करना है आपको और राइट हैंड साइड का अलग से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब आ जाए राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 2s cos थीटा अपॉन r स्क्वायर रो g, ओके। करें वैल्यू पुट, 2 तो कांस्टेंट है, s की तरफ आए आप, ये रहा s का फॉर्मूला MT-2, MT-2, ओके। 2 क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। s का हम लिख चुके हैं MT-2। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, मत लिखिए इसको, नीचे आए आप। r स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर। रो क्या होती है, डेंसिटी, ml-3, डेंसिटी का हो जाएगा ml-3। और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होगा LT-2।
-2। अब इसको आप सॉल्व करें और चेक करें कि ये जो राइट हैंड साइड है क्या लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट होगी। अगर बराबर नहीं है तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, इनकरेक्ट होगी। तो m से m कट जाएगा, ओके। t की पावर -2 से t की पावर -2 कट जाएगा आपके पास। l की पावर 2 ये है और l की पावर ये 1 है, तो l की पावर क्या हो जाएगी 3, 2 तो ये और 1 ये, l की पावर 3 से l की पावर -3 कट जाएगा, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा m0 l0 t0, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन जो फर्स्ट थी आपकी, जो पहली इक्वेशन थी आपकी फर्स्ट, और ये कौन सी है सेकंड, आप चेक करें यहाँ पर l है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यानी कि डायमेंशनलेस है सेकंड वाली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि द गिवन इक्वेशन इज रॉन्ग। डायमेंशनल ग्राउंड के ऊपर क्या है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है वो आपकी। तो मेरे ख्याल से ये 8 न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लेक्चर था, लेकिन दुख इस बात का होता है कि सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं बच्चे न्यूमेरिकल्स को, और जितने भी मैं और लेक्चर देखता हूँ वो काफ़ी आप लाइक करते हो। न्यूमेरिकल्स की जहाँ तक बात है आप बड़े ही उसमें बोर हो जाते हो, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको आगे निकलना है, अगर आपको औरों से आगे निकलना है, अपना नेचर अलग करना है औरों से, तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर इस फील्ड में आपको उतरना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के बगैर आप आगे नहीं जा पाओगे। तो मैक्सिमम इस चीज़ को देखें आप, मैक्सिमम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पे स्ट्रेस दें आप, अगर आपको कहीं आगे सक्सेस होना है तो इसी उम्मीद के साथ कि आप न्यूमेरिकल्स पे, कॉन्सेप्चुअल पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक आप सेफ रहें। जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके पास आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।